लेक्चर नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक है करस्पॉन्डेंस। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, इसकी नोटेशन होती है टू साइडेड एरो। ठीक है। सेकंड, इसका कंसेप्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं। करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है दो साइड्स या दो एंगल्स की मैचिंग करना। इस मैचिंग से क्या मुराद है अभी हम देखते हैं। लेट अस सपोज मैं आपको कहता हूं कि इस ट्राइंगल DEF को उठा के आप प्लेस करवा दो ट्राइंगल ABC के ऊपर, तो आप देखो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिप्लेसमेंट ये एंगल D फॉल करेगा एंगल A के ऊपर। तो इस चीज को मैथ्स में बोला जाता है एंगल A एंड एंगल D आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ईच अदर, और इसको ऐसे लिखा जाता है कि एंगल A and angle D are corresponding angles of each other. Similarly, एंगल E फॉल करेगा एंगल B के ऊपर, तो इस बात को मैथमेटिक्स में यूं एक्सप्रेस करते हैं कि एंगल B एंड एंगल E आर corresponding angles of each other. Similarly, आप देखो एंगल C एंड एंगल F आर corresponding angles of each other, क्योंकि ये एंगल C और एंगल फॉल एक एंगल F जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। ये हमने बात कर ली एंगल्स की। इसके बाद हम बात करेंगे साइड्स की। तो आप देखो उसी प्लेसमेंट में ये साइड DE फॉल करेगी साइड AB के ऊपर। इस बात को ज्योमेट्रिकली ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है कि AB एंड DE आर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ईच अदर। सिमिलरली ये जो साइड EF है ये फॉल करेगी साइड BC के ऊपर। तो इस कंसेप्ट को मैथमेटिक्स में ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है कि BC is a corresponding side of EF। और फाइनली आप देखो AC and DF will be corresponding sides of each other। इसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब ये हमने ट्राइंगल के जो 6 एलिमेंट्स होते हैं उनको अलग-अलग डिस्कस किया वन बाय वन। तो ये टोटल 6 पॉइंट्स बने। ठीक है। इन 6 पॉइंट्स को शॉर्ट फॉर्म में सिंगल लाइन में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। उसको एक्सप्रेस करने का ये तरीका होता है। देखो ये तीन है ना आपके पास, यहाँ पे आपने लिखा A, B और C। आप इसकी ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल ABC। सिमिलरली ये जो तीन अल्फाबेट्स हैं DEF, इनकी एक ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल DEF। आप देखो नाउ वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC करस्पॉन्ड करती है ट्राइंगल DEF को। ठीक है, आई रिपीट, ट्राइंगल ABC करस्पॉन्ड करती है ट्राइंगल DEF को। अब ये जो ऊपर 6 एलिमेंट्स की हमने बात की वो इस सिंगल लाइन के अंदर कवर हो जाती है। कैसे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने समझना है। याद रखना, इधर से फर्स्ट लेटर इस ट्राइंगल के फर्स्ट लेटर को करस्पॉन्ड करता है, यानी एंगल A करस्पॉन्ड करेगा एंगल D को। तो यही बात हमने ऊपर लिखी थी ऐसे। फिर सेंटर वाला अल्फाबेट करस्पॉन्ड करता है सेंटर वाले अल्फाबेट को। तो यही बात ऊपर हमने लिखी थी कि एंगल B करस्पॉन्ड करता है एंगल E को। और थर्ड वाला अल्फाबेट C करस्पॉन्ड करेगा इधर मौजूद थर्ड अल्फाबेट F को। तो यही बात ऊपर हम लोगों ने लिखी थी, C और F। तो याद रखने का तरीका यह है कि जब भी ट्राइंगल ABC की करस्पॉन्डेंस लिखी जाए ट्राइंगल DEF के साथ, तो पहला लेटर पहले को करस्पॉन्ड करेगा, दूसरा दूसरे को और तीसरा तीसरे को। ये आपने याद रखना है। ये हमने एंगल्स की बात की। सिमिलरली साइड्स दो पॉइंट्स को मिलाने से बनती है। तो आप देख लो यहां से फर्स्ट टू लेटर्स करस्पॉन्ड करते हैं इधर फर्स्ट टू लेटर्स को, तो AB करस्पॉन्ड करेगा DE को। यही बात हमने इधर लिखी थी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, फर्स्ट फर्स्ट को, सेकंड सेकंड को और थर्ड थर्ड को। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट है कि एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि दो ट्राइंगल्स के दरमियान कितनी करस्पॉन्डेंसेस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, यानी ये सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि देयर आर टोटल 6 करस्पॉन्डेंसेस। ये टोटल 6 करस्पॉन्डेंसेस होती हैं, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। जब हम कहते हैं कि ट्राइंगल्स के दरमियान टोटल 6 करस्पॉन्डेंसेस एग्जिस्ट करती हैं, तो उस बात का मतलब होता है कि आप एक ट्राइंगल को किसी दूसरी ट्राइंगल के ऊपर कितने तरीकों से प्लेस कर सकते हो। तो एक आसान आम आदमी की लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में इस बात का यह मतलब हुआ कि हम ट्राइंगल DEF को ट्राइंगल ABC के ऊपर 6 तरीकों से, इन 6 वेज, 6 तरीकों से आप एक ट्राइंगल को दूसरे के ऊपर प्लेसमेंट कर सकते हो। वो 6 तरीके कौन कौन से हैं यहां पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट इन डिटेल मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि पहला पहले को करस्पॉन्ड करेगा, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
एंड सिक्स्थ। ठीक है, फर्स्ट को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब आपके पास एक छोटी सी असाइनमेंट है कि ये जो आपके पास सेकंड से लेके लास्ट वाली सिक्स्थ तक ये जो करस्पॉन्डेंसेस हैं इनको आपने अपनी नोटबुक के ऊपर खुद से जरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एंगल्स को भी और साइड्स को भी बिल्कुल इस फॉर्म में जहां ये मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी सारी आपको। तो इससे इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। हम चलते हैं आगे। हमारे पास एक टॉपिक है कि आप देखोगे कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज किया जाता है थ्योरम्स के अंदर। तो सबसे पहले आपने इसकी नोटेशन याद रखनी है, और नोटेशन के साथ साथ हम बल्कि इसको कंपैरिजन में देख लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट वर्सेस इक्वल दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कॉन्ग्रुएंट की नोटेशन ये होती है, आपने याद रखना है, और इक्वालिटी की नोटेशन ये होती है, ये आप लोग जानते हो। इसके अंदर दो बातें देखो, यहाँ दो शेप्स आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, एक इक्वालिटी साइन है, दूसरा ये साइन है। ये इक्वालिटी साइन आप लोग जानते हो क्या होता है। ये साइन जो है ये ट्राइएंगल्स की सिमिलैरिटी को शो करता है, ये ट्राइएंगल्स की सिमिलैरिटी को शो करता है। तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं ये हम नेक्स्ट किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, ये इक्वालिटी और सिमिलैरिटी का सिंबल दोनों मिलकर कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल बनाते हैं। ये पहला डिफरेंस दोनों में आपने याद रखना है। दूसरा डिफरेंस बेटा, कॉन्ग्रुएंट का जो आपके पास है नोटेशन, ये इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस द इक्वालिटी ऑफ शेप्स। ये शेप्स की इक्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इक्वालिटी ऑफ व्हाट? शेप्स। ठीक है जी। और ये जो आगे इक्वालिटी इक्वल का साइन है, ये हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं? इक्वालिटी का जो सिंबल है ये हम शेप्स की मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई रिपीट, ये हम शेप्स की मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर मेजरमेंट्स ऑफ शेप्स। इस बात की मैं एग्जांपल देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। तीसरी बात में एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि साइड ए बी जो है और साइड सी डी ये बिल्कुल सेम है, हर लिहाज से एक जैसे हैं, तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए, दे ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर दो लाइन सेगमेंट्स ए बी और सी डी हर लिहाज से एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम है, तो आई शुड से दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। और इसी चीज को अगर मैं उनकी मेजरमेंट्स को लिखना चाहता हूं तो मुझे यूं लिखना चाहिए, मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी डी। तो जब मेजरमेंट का साइन आ जाता है फिर हम इक्वालिटी इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको बता दी। अच्छा, यहां पे हम इसको मैं जरा रेस करता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। अब जरा देखो, थ्योरम्स लिखते वक्त स्टूडेंट्स गलत वर्डिंग लिख देते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो उस गलत वर्डिंग को जो है ठीक करने के लिए एग्जाम्पल इंक्लूड की गई है। ये दो ट्राइंगल्स हैं, अगर इनकी इक्वालिटी हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमें कहना चाहिए ट्राइंगल 1 एंड 2 आर कॉन्ग्रुएंट। ये बोलने का लिखने का सही तरीका होगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे लिखेगा कि ट्राइंगल 1 एंड 2 आर इक्वल, तो ये इनकरेक्ट मेथड होगा, इक्वल नहीं आना चाहिए। मैंने बोला शेप्स की इक्वालिटी के लिए कॉन्ग्रुएंट का साइन आता है। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट है, कंसिडर टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। इनकी साइड्स को लिखने के दो तरीके हैं, ये भी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बता दिया था। स्टूडेंट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन आती है कि बुक में किसी जगह पर ऐसे लिखा हुआ होता है और किसी जगह पर ऐसे होता है, तो वो पूछते हैं टीचर से कि भाई कैसे पता चलेगा कहाँ हमने इसको लिखना है और कहाँ इसको लिखना है। तो याद रखिएगा, इसमें भी आपको दो तीन बातें बताता हूं मैं, कि आप थ्योरम में अगर कहीं पे आपको बुक में ये चीज लिखी हुई नजर आए तो आप इसको लिख सकते हो, मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ सी डी। ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। ठीक है, दिस इज कंप्लीटली ओके। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अगर बुक में कहीं पर ये चीज लिखी हुई है, आप वापस नहीं आ सकते हो। वापस ना आने का ये मतलब है, अगर बुक वाले ने ये चीज लिखी हुई है तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन। बात समझ में आ गई आपको? दिस इज नॉट ओके। आपकी आसानी के लिए यहां मैंने लिख दिया दिस इज रॉन्ग। इसकी वजह मैं थर्ड पॉइंट में इधर आपको भी एक्सप्रेस करता हूं। देखो, जब भी आपके पास दो बातें आएंगी, जब भी आपने साइड्स की मेजरमेंट्स की रेशो लेनी होगी या सम लेना होगा, रेशो या सम के केस में आपने ये मेजरमेंट वाली नोटेशन यूज करनी है जिसके अंदर m आता है। इसके अलावा आप कुछ और कर सकते हो। यानी अगर कोई स्टूडेंट ये लिखे मेजरमेंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ सी डी, तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा।
लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये लिखे ए बी डिवाइडेड बाई सी डी तो ये गलत होगा, क्योंकि शेप्स को हम डिवाइड नहीं करते, हम शेप्स की मेजरमेंट्स को डिवाइड करते हैं। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट यूं लिखे मेजरमेंट ऑफ ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ सी डी तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये लिखे ए बी प्लस सी डी तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हम शेप्स को ऐड नहीं करते बल्कि शेप्स की मेजरमेंट्स को ऐड करते हैं। तो ये साइड्स के बारे में मैंने बताया, यही चीज आप लोग देख सकते हो कि एंगल्स के लिए भी वैलिड है। ओके, यहाँ पे आप देख लो, अगर कोई स्टूडेंट ये लिखे एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी तो ये दुरुस्त होगा, और वही सारी बातें जो ऊपर एक्सप्रेस की गई हैं वो सारी बातें आप इधर भी लिख सकते हो। तो ये एंगल्स को आप लिख सकते हो, ठीक है। वो जो जितनी बातें ऊपर बताई गई हैं वो सारी एंगल्स के लिए भी वैलिड है, तो बेहतर है कि इनको जरा आप खुद लिख के ट्राई करो। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज हैं। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट, इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट्स, फॉल्स स्टेटमेंट्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। पहली बात, इसका डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि टू ट्राइंगल्स शेप होती हैं, शेप्स होती हैं, तो शेप्स की इक्वालिटी के लिए कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज होता है। इस लफ्ज की जगह पे कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए था, जिसकी वजह से ये गलत है, यहाँ कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए था। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? मेजरमेंट्स ऑफ थ्री ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मैंने बोला था कि मेजरमेंट्स के लिए इक्वालिटी का साइन यूज होता है, तो यहाँ इक्वल होना चाहिए था, इक्वल ना होने की वजह से ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मैंने बोला था हर लिहाज से एक जैसी होती हैं, याद रखिएगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हर लिहाज से एक जैसी होती है, उनका एरिया, उनका साइज, उनकी शेप, उनकी साइड्स, उनके एंगल्स सब कुछ सेम होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि वो डिफरेंट होता है, तो ये गलत कह रही है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। वो एंगल्स वाली बात कि एंगल की इक्वालिटीज को हम यूं भी लिख सकते हैं कि उनकी मेजरमेंट्स इक्वल होती हैं, जब मेजरमेंट का साइन आए तो इक्वालिटी लगाते हैं, और एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के, ये भी दुरुस्त है, और कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ए एंड सी विल हैव इक्वल मेजरमेंट्स, तो मेजरमेंट्स के लिए इक्वल आता है, तो ये भी दुरुस्त है, लिहाजा ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। थर्ड एमसीक्यू है कि द टू स्टेटमेंट्स आर सेम, बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये फॉल्स है स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब क्या होता है कॉन्ग्रुएंट, और इसका मतलब होता है करस्पॉन्डेंस, ये हमने स्टार्ट में पढ़ा था। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है साइड्स की एक दूसरे के साथ मैचिंग करना, मैपिंग करना, जबकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल मेजरमेंट्स। ये दो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। एमसीक्यू नंबर 4, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैव सेम डैश। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हर लिहाज से इक्वल होती हैं, ठीक है, तो उनका शेप, साइज, एरिया सब कुछ सेम होते हैं, सो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इसको मैं जरा एक्सप्लेन करता हूं, वर्डिंग आप लोग पढ़ें। देखो, ये आपको बताया गया है कि आपने दो ट्राइंगल्स ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ के दरमियान ये वाली करस्पॉन्डेंस लेनी है। तो आप देखो, उसने बताया कि फर्स्ट ट्राइंगल का जो राइट एंगल है वो मौजूद है पॉइंट सी के ऊपर, तो सेकंड ट्राइंगल का राइट एंगल कौन से पॉइंट पे मौजूद होगा? तो गौर करो, अगर फर्स्ट ट्राइंगल का राइट एंगल लास्ट अल्फाबेट के ऊपर मौजूद है तो सेकंड ट्राइंगल का राइट एंगल भी लास्ट अल्फाबेट के ऊपर मौजूद होगा। करस्पॉन्डेंस में बताया था कि फर्स्ट को करस्पॉन्ड करता है, सेकंड को, और थर्ड को, तो राइट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, करस्पॉन्डेंस एंड कॉन्ग्रुएंट आर डिफरेंट कंसेप्ट्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, दिस इज वेरी ट्रू, ये थोड़ी देर पहले मैंने एमसीक्यू नंबर 3 के साथ आपको बताया था।